आज का जो सत्संग है मेरी खुद की लाइफ से अ, जो रिलेट करता है, मेरा खुद का सत्संग है जो बहुत मोटिवेटिंग है, आई ओपनिंग है, सत्संग रहेगा आप सबके लिए। और बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए शेयर करना, बिकॉज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फेजेस होते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिम्मत के साथ आपसे वो फेज डिस्कस कर सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो संगत जी, पहले आते हैं मेरे स्कूल डेज पर। मुझे ध्यान है आज भी, मैं साइकिल से स्कूल जाया करती थी और दोपहरी में आई थिंक 2:30 बजे के करीब मैं वापस आती थी। और उस टाइम में आई थिंक मैं 7th 8th में होंगी, तब की बात है। तो घर आती हूँ और घर में बस साइकिल खड़ी ही करती हूँ, छोटा सा वो टाउन था। और एकदम से ना धड़ाम की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ हुआ है। 5-10 मिनट्स के अंदर मेरे जो फादर हैं वो घर पर आते हैं ऑफिस से और बोलते हैं बच्चे ठीक हैं। मम्मी कहती हैं हाँ बच्चे ठीक हैं, क्या हुआ है। तो संगत जी, उस दिन उस टाउन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एक बस के अंदर हुआ था। और जो बस स्टैंड था उससे पहले एक पोस्ट ऑफिस पड़ता था। कुछ संगत संगत नहीं, कुछ लोग वहां उतर गए थे। तो आप सोचिए कि वो कितने लकी होंगे जो लोग उस दिन वहां पोस्ट ऑफिस पे उतरे और बाद में सीधा बस स्टैंड पे जाके वो ब्लास्ट होता है। बहुत बहुत लोग मरते हैं। आसपास की दुकानें जितनी भी थी उसके शीशे टूट जाते हैं, दूर दूर तक लोगों के, मैंने सुना था, बॉडी पार्ट्स वहां जाते हैं। और बहुत ही सीरियस वो डैमेज था। अब बात मैं आपको ये क्यों शेयर कर रही हूँ वो मैं बताऊंगी। कभी आपने सोचा है कि वो लोग जो उस दिन बस स्टैंड पे ना उतर के पोस्ट ऑफिस पे उतरे थे, उनके पीछे कौन सी शक्ति थी? उन्होंने कितना शुक्राना किया होगा उस दिन कि हम पोस्ट ऑफिस पे उतर गए। अब बात करते हैं 9/11 अटैक्स की। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपने सुना होगा कि कुछ प्लेन्स WTC की बिल्डिंग में हाईजैक करके घुसा दिए गए थे और बहुत 3,000 के करीब लोग उसमें मरे, जो कि ऑफिशियल नंबर हैं। एक्चुअल क्या है वो हमें नहीं पता है। अब ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आ रही हूँ, उस दिन काफ़ी लोग थे संगत जी। अगर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूँ, एक बंदी थी जिसने कैब की थी ऑफिस जाने के लिए। WTC में उसका ऑफिस था, पर उस कैब वाले ने पता नहीं एक गलत रूट पकड़ लिया और वो उस पर बहुत चिल्लाई कि आज तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस जाने में लेट हो जाऊंगी। और वो लेट होना उसके लिए कितनी सौभाग्य की बात रही। एक बंदा था जिसको लगा कि आज मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। अरे ये कॉफ़ी शॉप नई खुली है, रास्ते में वो कार रोकता है और उससे कॉफ़ी बनवाने का ऑर्डर देता है। वो थोड़ा लेट कर देता है कॉफ़ी बनाने में, बहुत चिल्लाता है उसके ऊपर, कॉफ़ी बनाने में इतनी लेट कर दी तुमने, मेरा ऑफिस आज छूट जाएगा, मुझे आज मैनेजर डांटेगा, पता नहीं कितना कुछ चिल्लाया। और संगत जी सोचिए वो लेट होना उसके लिए कितना लकी रहा। और ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो उस दिन उस वक्त अपने ऑफिस लोग नहीं पहुंचे थे। सोच सकते हैं उनके पीछे कौन सी शक्ति थी। ऐसा क्यों होता है कि कोई एक शक्ति हमें लेट करा देती है और हम जिस चीज़ को गलत समझते हैं कि आज हम इसकी वजह से लेट हो गए, वही गलती हमारे लिए सौभाग्य का काम करती है। तो संगत जी, अब आती हूँ मैं अपने कॉलेज डेज पर। मुझे ध्यान है, जैसा मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया था कि स्कूल लाइफ जो है और उसके बाद का जो करियर स्ट्रगल था, बीइंग सो गुड इन एकेडमिक्स, मुझे MBBS करना था। समहाउ 2-3 साल ट्राई किया, उसमें पैसे की तंगी के साथ पेरेंट्स मुझे बड़ी से बड़ी कोचिंग करवाते थे और वो नहीं हुआ। फिर MBA मैंने किया, मेरा सिलेक्शन हुआ, फाइनली मुझे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, मैं एक कॉलेज ज्वाइन करती हूँ और वहाँ पर फर्स्ट ईयर के पेपर देकर समर ट्रेनिंग में संगत जी मैं घर पर आती हूँ। समर ट्रेनिंग में मेरी इंटर्नशिप होती है सैमसंग इंडिया के साथ। मार्केटिंग मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो मुझे वो समर ट्रेनिंग भी मेरे लिए, मैंने जी जान लगा दी थी उसमें। मुझे आज भी ध्यान है बिकॉज मैं गाज़ियाबाद उस टाइम रहा करती थी और मुझे आसपास के एरियाज़ जाने थे, नोएडा, गाज़ियाबाद इटसेल्फ, जहाँ मुझे डीलर्स सर्वे करना था। और उसके बाद पूरा मोदी नगर, मुरादनगर और मेरठ तक भी मैं गई और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वो बहुत ही एक्साइटेड थी वो समर प्रोजेक्ट करने में। और उसके बाद बस कॉलेज खुलने ही वाले थे।
रिजल्ट आया, मैं बीइंग लाइक बायो स्टूडेंट, मेरे लिए अकाउंट्स फिनेंस ये सब पढ़ना बहुत मुश्किल था, पास होने की उम्मीद नहीं लगती थी। मैंने बेसिक से सीखा, मुझे बैलेंस शीट तक बनानी नहीं आती थी, और मेरे साथ के ही लोगों ने मुझे पढ़ाया। और आप सोचिए, आई वॉज इन टॉप 3 स्टूडेंट्स मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और उस दिन मुझे फ़ोन आता है रात में कि तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं कंफर्म करने के लिए साइबर कैफ़े जाती हूँ। उस टाइम फ़ोन भी ऐसे नहीं होते थे, और इंटरनेट कनेक्शन तो घर पे होता ही नहीं था। मैं साइबर कैफ़े जाती हूँ संगत जी, जुलाई 2002 की बात है। तब तक बारिश नहीं हुई थी, एक बार भी बहुत गर्मी थी। और उस दिन जब मैं साइबर कैफ़े में बैठती हूँ तो समहाउ साइट खुलती ही नहीं है, और आधे घंटे का मेरा टाइम पूरा ख़राब हो जाता है। मैं वहाँ से आती हूँ, स्कूटी मेरे पास होती है संगत जी, और उस टाइम उस पूरी लोकेलिटी में मेरे पास ही स्कूटी हुआ करती थी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, मेरा भाई यूएस से आया था, और मेरे फादर भी और भाई भी उस टाइम घर पर नहीं थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। और मैं सोच रही थी बोर हो रही हूँ, चलो साइबर कैफ़े ही चली जाती हूँ संगत जी। और बहुत खुश होकर वापस आ रही थी कि चलो नहीं खुली ना खुली साइट, घर की बिल्डिंग दिख रही थी, बस घर पहुंचने ही वाली थी। पर थोड़ी देर बाद, क्या पता नहीं कब, रात को 9 बजे मेरी आंख खुलती है आईसीयू में। मेरे घर वालों को तो ये भी नहीं पता होता है हुआ क्या है। तो फिर वहाँ पे बिकॉज ज़्यादा सोसाइटीज़ थी नहीं उस टाइम, तो मजदूर कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने ये बोला कि इस लड़की ने चलती स्कूटी पे से हाथ छोड़ दिए, और पता नहीं फिर स्कूटी लेफ्ट साइड में कहीं टकराई या फिर राइट साइड में उछल कर आई, और मैं उस स्कूटी पर बैठी हुई थी, और मेरा हेड जो है रोड के डिवाइडर में लगता है, और मेरे मैंडिबल फ्रैक्चर होता है, जबड़े के 3 टुकड़े होते हैं, ब्रेन बॉक्स क्रैक होता है। और इतनी प्यास लगी हुई थी संगत जी उस टाइम, पानी तो छोड़िए, मुझे अगले 5 दिन तक ये भी नहीं पता था मैं बचूंगी या नहीं। आप सोच सकते हैं आईसीयू में मैं हूँ, बीच बीच में मुझे होश आ रहा है, और मुझे प्रोजेक्ट फाइल जो मैंने तैयार की थी 2.5 महीने की मेहनत में, उसका एक एक पन्ने पर मैंने क्या क्या लिखा था वो सब याद है। मुझे ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर देखने उस दिन आ रहे थे जिनकी शक्ल मैंने सालों से नहीं देखी थी, और मुझे ये लग रहा था मैं मरने वाली हूँ क्या, जो ये लोग मुझे देखने आ रहे हैं। पेन की तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी थी। हम पता है हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज मैं बताती हूँ, 5 दिन तक मेरे लेफ्ट ईयर से सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसमें हमारा ब्रेन तैर रहा होता है ब्रेन बॉक्स के अंदर, उसको कुशन प्रोवाइड करता है। वो फ्लूइड मेरे कान से 5 दिन तक निकलता रहा। डॉक्टर्स ने बोला कि अगर ये नहीं निकलता तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तभी मर जाती। निकल रहा है तब तक हम इसकी सर्जरी भी नहीं कर पाएंगे। मेरे जो भी स्टिचेस लगे, सब कुछ हुआ, वो कॉन्शियस हालत में हुआ। तो आप सोच सकते हैं कितना पेनफुल रहा होगा। मेरी बॉडी की ये हालत हो गई थी ड्रिप्स लगा लगा के कि जो भी लाइक नसें हैं वो मिल ही नहीं रही थी ड्रिप्स के लिए। तो मेरे अंगूठे तक में ड्रिप लगाई गई, और मुझे पता है कि क्या दर्द था वो। बट इन दर्दों से ज़्यादा पता है सबसे बड़ा दर्द क्या था, जब आपको 5 दिन 5 रातों तक करवट भी ना लेने दिया जाए, आप एक ही करवट पर पड़े हुए हो। हमें एहसास नहीं होता है जिंदगी ने हमें क्या दिया है। जिस दिन हमारे दांत में दर्द होता है, पता चलता है ना उस दर्द का, हाय दांत में दर्द है, हाय हाथ में दर्द है, अरे कल मैं करवट नहीं ले पाया यार, दर्द हो रहा है। अब आप सोचिए, जब कोई अंग परेशान करता है ना आपको, तब उसकी कदर होती है। तो मैं जानती हूँ कि करवट ना लेने का जो पेन होता है ना, वो एक्सीडेंट के, बोन फ्रैक्चर के, नर्व इंजरीज के पेन से बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। मैंने अपने पेरेंट्स को हाथ जोड़कर डॉक्टर्स के साथ सामने प्रे करते हुए देखा आईसीयू में मल्टीपल टाइम्स कि मेरे बच्चे को बचा लो। तो 5 दिन बाद अचानक से वो फ्लूइड कान से आना बंद होता है, मेरी सर्जरी होती है, और 4 महीने, आप सोचिए, मेरा पूरा जबड़ा टूट गया था, पूरे दांत हिल गए थे, वो सारे बैंड से बंधे हुए थे। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं आती हूँ इस पर। तो उसके बाद बहुत दर्द वर्द झेला, इंटरनल शुरू हो गए ग्रेड 1 के, जाना बहुत ज़रूरी था। तो आप सोचिए संगत जी, मेरा जो जॉ था उसको जोड़ने के लिए एक प्लेट डाली गई, और वो प्लेट जो नेक होती है उस पर कट लगाकर वो प्लेट डलनी थी। अब सब चीज़ें हो गई, 4 महीने तक मैं एक लिक्विड डाइट पे थी, बिस्किट्स जो होते हैं ना दूध में घोल के खाना, दाल पीना, इन्हीं चीज़ों पर मैं थी। और ओटी जाना तो मेरे लिए एक रोज़ की बात हो गई थी। मुझे हर बार मैं डॉक्टर से यही प्रे करती थी कि मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है।
आप मुझे मारते क्यों नहीं हो? क्योंकि उस टाइम मैं एज अ चाइल्ड, एज अ डॉटर सोच रही थी, बट पेरेंट्स की क्या हालत होती है वो मुझे तब पता चला जब मैं खुद एक पेरेंट बनी, कि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा दुख होता है अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरते देखना या बेड रिडन होते देखना। तो संगत जी, ऐसे मेरा वो पूरा एक्सीडेंट हुआ। 4 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया अपना कॉलेज। मेरे इंटरनल्स चल रहे थे। मेरे फ्रेंड सर्किल इतना अच्छा था, उन्होंने किसी ने मेरे ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं किया, बिकॉज मेरे फेस की जो हालत थी आप सोच सकते हैं। जब डिवाइडर पे मेरा सर लगा था तो वहां पर ना झाड़ियां होती है ना डिवाइडर के बीच में, उसमें कटीले तार होते हैं, वो तार मेरे आंख से लेकर मेरे गाल तक पूरे चीरते हुए चले गए थे और पूरे में स्टिचेस के निशान थे। हालत ऐसी थी बॉडी की कि भाग नहीं सकती थी, डिसबैलेंसिंग था। हाथ पकड़ के पेरेंट्स ने जैसे एक बच्चे को क्रॉल कराते हैं वैसे चलना सीखा मैंने। जब कॉलेज गई तो मेरे जो साथी हैं उन्होंने डांट डांट कर मुझे पेन हाथ में पकड़ाया, बोला लिखो बिकॉज बहुत लिखना है एग्जाम में। और मैंने बच्चों की तरह बैठकर, कोई भी मेरे सामने बुक खोल कर रख दी जाती थी, कहते थे इसे कॉपी करो, और मेरे हाथ कांपते थे, मैं लिखना तक भूल गई थी। हेड इंजरी ऐसा ही काम करती है कुछ। उसके बाद वो चीज़ें हुई और आप सोचिए जब भी छुट्टी हो मैं घर आऊँ और अपनी कोई ना कोई सर्जरी कराऊं। कभी वो ईयर ड्रम की सर्जरी होती थी, तो कभी वो प्लास्टिक सर्जरी होती थी, तो कभी जहाँ प्लेट डली वहाँ इन्फेक्शन हो गया, वहाँ से पस आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, और ये मेरा एक रूटीन हो गया था। उसके बाद संगत जी, बिकॉज मैंने मार्केटिंग से एमबीए किया तो जॉब सेल्स में लगनी थी, वही फिर भटकना है दिल्ली में, दिल्ली पूरा, और मुझे दिल्ली की बिल्कुल रूट्स वगैरह नहीं पता थी। तो हर बार एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता था, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसके साथ गलत किया था। मैं तो पढ़ रही थी, एक भोला बच्चा होता है घर से निकला है करियर बनाने के लिए, वो भी इतने स्ट्रगल के साथ, एक उसे लाइन मिली है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद जॉब भी मेरी लग गई, जो पढ़ाई मैंने की उसमें मैं टॉप में थी, और जॉब लगी, पापा बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी, जॉब लग गई है। बट डेली आप सोचिए संगत जी, मुझे आज भी ध्यान है जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम स्कूटी लेकर गई थी और मैं रेड लाइट पर खड़ी हुई थी, तो एक सेंट्रो मेरे पैर के ऊपर आकर खड़ी होती है और मैं चिल्ला रही होती हूँ, लिटरली उसका जो शीशा है गाड़ी का वो पीट रही होती हूँ कि प्लीज़ नीचे करो और गाड़ी को पीछे लो, मेरे पैर पे आपकी गाड़ी खड़ी है। और आप सोचिए कि वो पैर मैंने तब तक नहीं देखा जब तक मैं घर नहीं पहुंच गई, कि अगर मैंने ब्लीडिंग देख लिया होते हुए तो मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। तो जो हिम्मत है ना, ये कहीं से नहीं आई है, भगवान ने दी है। तो हमेशा दिल में ना एक चीज़ रहती थी कि कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती थी। कुछ ही साल बीते थे, आई थिंक 2002 का ये किस्सा है, और 2003 में मेरे फादर जो है धीरे धीरे सेरिब्रल एट्रोफी नाम से बीमार हुए, और उसके बाद 2005 के दिसंबर 31 जब दुनिया अपना पार्टी सेलिब्रेट करती है, उस दिन मेरे फादर वाज ऑन वेंटिलेटर, और जिनको मैंने 2006 में खोया। तो फिर ये लगता था कि क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, लाइफ में जीने का फायदा क्या है। तो पता है कंसंट्रेशन खत्म हो गया था बिल्कुल। मैं कार चलाती थी और मुझे आज भी ध्यान है, कहीं किसी को नहीं मारती थी, सारे रूल्स फॉलो करती थी, पर मैं मेंटली वहाँ पर उस टाइम अवेलेबल नहीं होती थी। कुछ टाइम बाद जब मुझे होश आता था तो मैं कहीं की कहीं अपने आप को पाती थी, अरे मैं यहाँ कैसे पहुँची। और ऐसा हम लोगों की सबकी लाइफ में होता है आज की डेट में भी। हम गृहिणियाँ जो होती हैं वो घर पे काम कर रही होती हैं, और जब बाहर जाती हैं तो बाहर आकर सोचती हैं, अरे मैंने गैस तो बंद की थी ना, अरे फ्रिज तो खुला नहीं रह गया। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती, क्यों आती हैं। या हम कोई काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं बट याद ही नहीं रहता है वो काम मैंने किया भी था या नहीं। तो इसलिए होता है बिकॉज हम उस मोमेंट में जीना भूल गए हैं। पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होना है, इसकी चिंताएं हमें खाई जाती हैं, और हम आज एट प्रेजेंट इस मोमेंट को बिल्कुल भी नहीं जीते हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ अपने लिए भी और आप सभी लोगों के लिए, कि वो हमें इतनी शक्ति दें कि हम आज अभी अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मैं उसे फील करूँ, मैं मेंटली प्रेजेंट हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, और मैं उसे एक डिवाइन ब्लेसिंग समझूँ। बिकॉज अपने हाथ से खुद निवाला खाना और निवाला मिलना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी। अब मैंने ये सब कुछ सत्संग, ये जो भी मेरी कहानी थी, ये आपके सामने क्यों रखी, और बड़ी हिम्मत के साथ रखी, बिकॉज मेरा जो वो पेन है ना, वो फिर से मैं सोच ली जी रही थी इस टाइम।
हाँ, तो वो मैंने इसलिए रखी है संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी, बिकॉज उस टाइम मैं किसी को नहीं जानती थी, बस ये पता था एक शिव जी हैं जिन्हें मेरे पेरेंट्स बचपन से मैं देख रही हूँ मानते हैं। मेरी माँ बचपन से मंडे का फास्ट रखती आई हैं, तो हमारे लिए वो शिव भक्ति वॉज अ पार्ट ऑफ रूटीन। और ऐसा नहीं है कि हम घंटों पूजा करते थे, मुझे कुछ भी नहीं आता था, बस मैं ओम नमः शिवाय ही करती थी। इनफैक्ट मुझे गणेश जी की आरती भी नहीं आती थी। एक गायत्री मंत्र आता था जो मैं रात में पढ़ के सो के सोया करती थी। तो संगत जी, ये जो मैंने बताया वो इसलिए बताया कि मैं एक दिन एक सत्संग में जाती हूँ गुरु जी के, और ये बात है 2023 की। तो वो एक नई सी सोसाइटी से मेरे पास इनवाइट आता है, और उस टाइम इतनी हंगर होती थी मुझे सत्संग में जाने की, मैं ये भी नहीं देखती थी मैं उनको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। तो एक ग्रुप में इनवाइट आता है, मैं वहाँ पर जाती हूँ। वहाँ मुझे एक अंकल दिखाई देते हैं जो नॉर्मल नहीं लग रहे थे, बट उनके चेहरे पे जो प्यार झलक रहा था गुरुजी के लिए, जो उनके चेहरे पे नूर था ना, उसे मैं देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी कि ये क्या है, कौन है। जब सत्संग हो रहा था तो संगत जी उन अंकल को बुलाया गया और बोला अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और मैं उस दिन हिल गई उनकी कहानी सुनकर। तो संगत जी उनकी कहानी भी कुछ ऐसी थी, शायद वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बाइक से उनका एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरीज होती हैं, मरने की हालत में होते हैं, बट उस टाइम गुरुजी चोले में होते हैं। कैसे कैसे करके उनको वहाँ देखने जाते हैं, कैसे भी करके उनके प्राण बचते हैं। पर संगत जी आपको पता है उनका जो राइट हैंड था उसको वो एक सामान की तरह लेकर घूम रहे थे अपने लेफ्ट हैंड में। आप सोच सकते हैं। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि भगवान ने मुझे इतनी पीड़ा दी पर मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई पूरी करी, मैंने जॉब्स करी, मैंने एमएनसीज में काम किया, अच्छा काम किया, बहुत नाम कमाया। मेरी जो भी एज अ डॉटर उस टाइम जिम्मेदारी थी अपने को लेकर वो मैंने पूरी करी। तो जब हम ये सोचते हैं वाई मी, तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि इससे भी गलत हो सकता था जो नहीं हुआ। क्या होता अगर उस हेड इंजरी में मैं मेंटली डिसेबल हो जाती, मेरी पढ़ाई बीच में छूट जाती, मैं बेड रिडन हो जाती। तो अगर हम ये सोचने लगें कि भगवान ने मुझे उस भयंकर चीज से बचा लिया, तो हर मोमेंट अपनी लाइफ का ना एक ब्लेसिंग लगेगा। उस दिन उस सत्संग से आके मैंने वाई मी करना छोड़ दिया, और आज मैं लाइफ को चैलेंज करती हूँ कि जितना टेस्ट करना है कर लो। और अब गुरुजी साथ में हैं तो मुझे पता है कि वो बिल्कुल भी हारने नहीं देंगे। तो संगत जी ये था सत्संग, और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट जो भी वो अंकल थे वो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आए। उनसे मुझे उस दिन बहुत सीख मिली, और मुझे इस 2002 के एक्सीडेंट का कोई भी दर्द नहीं है आज की डेट में। और अगर आप सोचेंगे मैं बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लाइव में आकर कर लेती हूँ, ट्रस्ट में मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनको पता है कि आज भी मैं कांटों की सेज पर हूँ, वो एडमायर करते हैं कि कैसे कर लेती हो। तो बहुत हिम्मत लगती है, इसलिए मैंने आपको सुनाया कि शायद जो मैंने झेला वो मैं बता भी नहीं पाई हूँ आपको 5% भी, लेकिन आपको शायद उससे हिम्मत मिले कि हम तो इससे बेटर पोजीशन पे हैं, कुछ लोगों को ये लगे। तो संगत जी लाइफ जैसे भी है ना उसे एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे ये पता है कि आज इस समय मैं बहुत खुश हूँ, और इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो गया, जो खोया, जो पीछे छूट गया, वो किसी वजह से गुरुजी ने किया है, और जो आगे है, जो अब है, वो बेस्ट है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने एक पोस्ट डाला था, तो पहले हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, छोटा सा ही सत्संग है, और उसके बाद मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि क्या अगर हमें गुरु दरबार से कोई सेवा मिलती है तो उसका अहंकार करना सही है। तो हम इस पर बात करेंगे, सत्संग में एंड तक बनिएगा, बिकॉज इस सत्संग को आपके सामने लाने में ना मुझे बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुझे चीज़ें रिसर्च करनी होती है। कुछ जब मुझे वो पसंद आता है कि हाँ ये शेयर करने लायक है और इससे आप लोगों को शायद मैं कुछ बता सकूं, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ एंड तक उसे सुनिएगा। तो अब हम बात करते हैं गुरु जी की जो आरती थी पहली बार कहाँ हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई संगत जी,
और गुरुजी का आसन जो कभी पहले नहीं होता था, तो वो आसन सबसे पहली बार कहाँ पर सजाया गया जिसको गुरुजी ने बैठकर पवित्र किया। तो संगत जी, गुरुजी ना जब चोले में थे तो उन दिनों की बात है, वो किसी किसी भक्त के घर अपने चरण डालने जाया करते थे। तो ऐसे ही गुड़गांव में एक अंकल थे, माथुर अंकल। तो गुरुजी ने भी उनके घर आने की कृपा की। तो उस दिन जब गुरुजी उनके घर पे आए तो माथुर अंकल ने ना दो चीजें बहुत नई सीखी। तो पहली जो उसमें थी कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरती से सजाए हुए एक सोफे पर महाराज के लिए एक आसन बनाया, जिसे महाराज ने बैठकर पवित्र कर दिया। माथुर अंकल ने भक्ति भरी ज्योत जलाकर गुरुजी की आरती भी उस दिन की संगत जी वहां पर। माथुर अंकल के घर इसके बाद होने वाले सभी सत्संग में वो सोफा महाराज के आसन के रूप में आरक्षित हो गया, क्योंकि गुरुजी ने उस पर बैठकर उसे पवित्र कर दिया था। तो संगत जी, उसके बाद भी काफी टाइम तक आरती जो थी वो ऐसा नहीं था कि सत्संग का हिस्सा बनी, वो बहुत बाद में चीजें आई। पर हाँ, जो गुड़गांव की संगत थी उन्होंने महाराज के लिए उसके बाद आरती करना शुरू किया, और आरती भी फिर सत्संग का हिस्सा बनने लगी। और क्योंकि इस भक्तिपूर्ण भावना से ही की जाने वाली आरती से संगत बहुत खुश हुआ करती थी, तो उसके बाद से संगत जी गुरु जी का स्वरूप, आसन, शब्द, प्रसाद, आरती और अपने अनुभवों का व्याख्यान संगत के सत्संग के अभिन्न अंग बन चुके थे संगत जी। तो इस तरह से पहली बार गुरु जी के लिए आसन गुड़गांव में माथुर अंकल के घर पे ही बनाया गया, और वहीं उनकी सबसे पहली बार आरती की गई, जो आज भी सत्संग का अभिन्न हिस्सा है। अब संगत जी आते हैं उस टॉपिक पर जो मैंने पोस्ट में डाला था कि क्या प्रभु से मिली सेवा उसका अहंकार करना सही है। अहंकार तो किसी भी चीज का करना सही नहीं है, वो मैं बताती हूँ। मुझे ध्यान है आप सबने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में जब पांडवों की जीत होती है ना, तो अर्जुन को थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। और वो जब आप जीतता है कोई भी, तो होता क्या है, जो ट्रेंड है वो ये है कि आपका जो सारथी है वो पहले उतरेगा, और फिर वो जो रथ पर चढ़े हुए हैं उनको कंधा देगा उतरने के लिए। तो अब अर्जुन जी के सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण थे। तो अब अर्जुन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे भगवान कृष्ण से, अहंकार के चलते, क्योंकि उनको लग रहा था कि जीता उन्होंने है युद्ध, कि कृष्ण जी उतरेंगे रथ से और उनको सहारा देंगे और फिर अर्जुन उस रथ से उतरेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पहले आप उतरो। अर्जुन को बड़ा अटपटा लगा। उसके बाद अर्जुन ने तो वो बताया उनको कि ट्रेंड तो ये है, ऐसे होता है। उन्होंने कहा अर्जुन पहले आप उतरो। अर्जुन उतरे, और उसके बाद जैसे ही कृष्ण भगवान उस रथ से उतरे, तुरंत वो रथ भस्म हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तो पार्थ जो थे, अर्जुन, वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, एकदम से रथ भस्म क्यों हुआ। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि ये रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। जितने शक्तिशाली बाण उन पर चलाए गए थे, अर्जुन तो कब के नष्ट हो चुके होते, पर उनके सारथी स्वयं भगवान विष्णु थे। तो संगत जी, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये मान लें कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। हमारी हर सिचुएशन उनको पता है, हमारी हर परेशानी उनको पता है। और अगर हम ये नहीं मानेंगे कि वो हमारे साथ हैं और डाउटफुल रहेंगे हमेशा, हैं या नहीं हैं, तो वो फिर है भी नहीं। लेकिन अगर आप ये पक्का विश्वास कर लेंगे कि गुरुजी हमारे साथ हैं, जैसे कृष्ण भगवान का सिर्फ साथ होना ही काफी था अर्जुन के लिए, तो सच्चे संगत को, सच्चे कर्म करने वाले अपने भक्त को गुरुजी कभी भी नष्ट होने नहीं देंगे, किसी के साथ सामने झुकने नहीं देंगे, किसी गलत के सामने सरेंडर नहीं करने देंगे। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथ में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी कि सेवा का अहंकार करना क्यों गलत है। संगत जी, एक बार एक बिजनेसमैन होता है और उस पर भगवान की बहुत कृपा होती है। मंगलवार का दिन होता है। हर मंगलवार के दिन वो 5 किलो लड्डू लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाता है। बहुत सालों से जाता है। सबको इंतजार होता है कि आज मंदिर में लड्डू का प्रसाद चढ़ेगा, तो हर कोई वहां पर प्रसाद लेने के लिए आता है।
धीरे धीरे उस बिजनेसमैन को अहंकार आना शुरू हो जाता है कि मैं तो यहाँ 5 किलो लड्डू का दान करता हूँ, यहाँ पर देने आता हूँ। अब क्योंकि संगत जी, आपने देखा होगा मंगलवार में जो हनुमान मंदिर होते हैं वहां पर छोटी छोटी ना दुकानें लग जाती हैं आसपास, कि लोग आएंगे तो उनकी भी बिक्री होगी, एक मेला सा लग जाता है। तो वहां पर एक दिन वो बिजनेसमैन अपने बच्चे के साथ आता है, ये दिखाने के लिए कि उसके पिता की कितनी पूछ है, वो कितना बड़ा आदमी है कि 5 किलो लड्डू इतने सालों से यहाँ पर देता आ रहा है, और लोग उसका इंतजार करते हैं उन लड्डू का प्रसाद लेने के लिए। तो अपनी वाहवाही के लिए वो अपने बेटे को साथ लेकर आता है, लड्डू का भोग लगाता है, दे देता है प्रसाद। उसके बाद जब वो बाहर आता है, उसके बच्चे की नजर जाती है एक गुब्बारे वाले के ऊपर। वहां पास में मंदिर में के बाहर एक गुब्बारे वाला बच्चों को गुब्बारे दे रहा होता है। वो बच्चा भी उस बिजनेसमैन का रोता है कि मुझे गुब्बारा चाहिए, और वो बिजनेसमैन उसे खूब डांटता है कि हमारा ये लेवल नहीं है, हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है, हम ऐसे छोटी छोटी चीजें लेंगे, और उसको समझा रहा होता है, हर तरीके से गुस्सा कर रहा होता है उसके ऊपर। इतने में ही गुब्बारे वाले की नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ती है। वो एक गुब्बारा लेकर उस बच्चे के पास आता है। बिजनेसमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुब्बारे वाले को उल्टा सीधा बहुत बुरा बुरा कहता है। कहता है कि तुम्हें तो टारगेट मिल गया है ना, कि तुम्हारी यहाँ पे खरीदारी हो जाएगी, बच्चा रो रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ, वो बिल्कुल भी गुब्बारा नहीं लेगा, तुम्हें तो अपनी चीजें बेचनी है, इसलिए तुम यहाँ पर आ गए हो। इस पर पता है गुब्बारे वाला क्या कहता है? वो कहता है, साहब मैं हर मंगलवार को ना इस मंदिर के बाहर आता हूँ सब बच्चों को गुब्बारे देने के लिए, वो भी फ्री में, क्योंकि मैंने किसी महात्मा से सुना है कि बच्चों के दिल में स्वयं भगवान होते हैं। अब भगवान को तो मैं मुस्कुराते हुए देख नहीं पाता, पर मैं 100 गुब्बारे लेकर आता हूँ हर मंगलवार को, जिसमें से पहला गुब्बारा मैं हनुमान जी के चरणों में लाकर रख देता हूँ, और 99 गुब्बारे मैं बाहर बच्चों को बांटता हूँ, वो भी फ्री में। और जब वो गुब्बारे लेकर बच्चे मुस्कुराते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज बच्चे नहीं, स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हों। और बस इसे ही मैं करना चाहता हूँ, यही मेरी सेवा है और यही मेरी एक सरल सी भक्ति है। उस दिन उस बिजनेसमैन की आंखें खुल गई। भगवान को ना दिखावा नहीं चाहिए, ढोंग नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ एक सरल भक्ति चाहिए। आप एक सिंपल सी भक्ति से अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को पा सकते हैं। शिव पुराण में भी संगत जी ये मेंशन है, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आपको कैसे खुश किया जा सकता है, तो शिव जी ने इस पे बोला कि दान से, पूजा पाठ से, भक्ति से, ये जो जोत जलाते हैं, ये सबसे आप मुझे नहीं खुश कर सकते हो। मुझे तो भोले स्वभाव से जो भक्त मेरे पास प्यार से आता है, मेरी भक्ति का दान मांगता है मुझसे, मुझे हर उस भक्त से प्यार है। तो संगत जी, भक्ति कीजिए, भगवान की सच्चे दिल से कीजिए। दुनिया को मनाकर देख लिया, कुछ नहीं रखा है शो ऑफ करने में। एक बार अपने भगवान को मनाकर देखिए, उनकी कृपा आप पर ना बरसे तो कहना। तो बस इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ।